सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल एससी फार्मा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है जिस टॉपिक पे वो है आपका सोराइसिस। तो सोराइसिस को फुल डिटेल में देखने वाले हैं हम। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने लगिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। साथ ही साथ फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मेडिसिन की नॉलेज मिलती रहे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बात करते हैं सोराइसिस की। सोराइसिस होता क्या है? तो उससे पहले अगर आपको जितने भी मेडिसिन बताए जाएंगे वो आप बिना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के कंसल्ट से ना लें। ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए, एक मेडिकल स्टूडेंट की जानकारी के लिए है। सो बात करें सोराइसिस की। तो सोराइसिस इज अ chronic disease skin condition that causes inflammation, red rashes, area and flaky silver white cells। तो ये क्या है ना, सोराइसिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसका अगर आपको हो जाती है तो आपकी स्किन पे जो स्किन होते हैं उस पर आपके सूजन, इन्फ्लामेशन या फिर उभरे हुए क्षेत्र, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया है उस पर क्या बनती है, पपड़ी टाइप निकलने लगती है। वो पपड़ी या तो सफ़ेद होगी या तो सिल्वर इसमें कलर में ऐसे करके आपके होंगे। तो वो सोराइसिस की पहचान है। लेकिन सोराइसिस एक स्किन डिजीज़ है जो कि बहुत अगर बोले तो अगर ठीक होना रहेगा तो वो आपको 4 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा। या फिर आपके किसी जैसे होता क्या है ना कि सोराइसिस एक अंदर की बीमारी है आपकी, जैसे किसी मेडिसिन की आपके साइड इफ़ेक्ट्स हो कर सकता है सोराइसिस के रूप में, या फिर आपको कोई भी आपके किसी चीज़ की कमी हो सकती है आपके बॉडी में तो आपको सोराइसिस होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये आपके जो होते हैं आपके बॉडी में किसी विटामिन्स की कमी में या मिनरल्स की कमी में, या फिर आपकी ये जो होते हैं आनुवांशिक, जो कि जेनेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये होते हैं अंदरूनी। लेकिन ये दिखते सिर्फ बाहर है, आपकी स्किन पे इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो शो करते हैं। तो सोराइसिस इसलिए होते रहे। तो अब बात करें इसमें टाइप्स ऑफ सोराइसिस की, कितने टाइप के सोराइसिस होते हैं। तो ये बहुत से टाइप के सोराइसिस होते हैं। तो मेनली बात करेंगे इसमें आपको 6, 7, 8 टाइप के सोराइसिस की हम बात करने वाले हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं पहला आपका है प्लांक सोराइसिस। प्लांक सोराइसिस क्या होता है ना, ये सबसे जो बोले कि सबसे आम जो बोलते हैं इसको कि ये सबसे आम बीमारी है। अगर सोराइसिस में किसी को अगर जल्दी निकलता है जो इंडिया में अपने फैला हुआ है तो सबसे पहले वो आपका है प्लांक सोराइसिस। ये बहुत ही रेयर केस में है। रेयर केस का मतलब ये नेचुरली या मोस्टली यही आपको हो सकता है। लेकिन ये होता है कि इसको पहचान क्या है कि ये सबसे आम प्रकार की है जिसमें त्वचा पर लाल खुजली वाले पैचेस पड़ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लाल पैचेस पड़ जाते हैं खुजली वगैरह की तरह, या फिर ऐसा लगता है कि आपका चोट वगैरह ले। लेकिन ये प्लांक सोराइसिस है बहुत ही कम एरिया में और रेडनेस की तरह ये निकलता है। ये काफ़ी ज़्यादा भी निकल सकते हैं, यहाँ पे तो थोड़ा सा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा भी निकल सकता है। तो ये आपका प्लांक सोराइसिस है। अब सेकेंड की बात करें तो गुट्टेड सोरासिस। तो गुट्टेड सोरासिस की बात करें तो इसमें क्या होता है ना, ये आमतौर पर बच्चों में या फिर किशोरों में या मतलब वयस्क में या फिर एडल्ट में जिसमें त्वचा पे छोटे गोल पैचेस पड़ जाते हैं। जैसे क्या होता है ना कि आप देखें कुछ एक पर्टिकुलर एरिया मान लीजिए और वहाँ पे आपको क्या है ना छोटा छोटा ऐसे करके आपको निकला हुआ है। तो ये क्या होता है आपका कि ये गुट्टेड सोराइसिस होता है, जो कि ये भी नेचुरली मतलब आम है, ये भी निकल जाता है अक्सर करके। तो लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इसमें 2 चीज़ें, एक एक्जिमा होता है और एक सोराइसिस होता है। बट एक्जिमा अलग है, उसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, आप स्किप मत कीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये क्या है आपका गुट्टेड सोराइसिस है। अब नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो इनवर्स सोराइसिस। तो इनवर्स की ये आपका इनवर्स सोराइसिस है। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का त्वचा की सिलवटों में होता है, जैसे कि कोहनी, घुटनों और कमर में। तो इसमें आपको एक चीज़ ये है कि ये जो गुट्टेड सोराइसिस होता है ना, तो ये आपके कोहनी में हो सकता है, कमर में हो सकता है, घुटनों में हो सकता है। तो ये आपके ऐसे सोराइसिस निकलते रहते हैं। मोस्टली आपके स्कैल्प के नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये गुट्टेड
अभी ये आपके हैं जो इनवर्स सोराइसिस है वो आपके ये घुटनों और कमर में और या फिर कोहनी में इन जगहों पे निकलते हैं। अब बात करें फोर्थ की जो है पस्टुलर कोलाइसिस। पस्टुलर सोराइसिस की बात करें तो ये एक प्रकार पर त्वचा या पस्टुलर या फिर मवाद से भरे होते हैं। पस्टुलर से आप समझ सकते हैं मवाज की तरह होते हैं, जैसे आपको पिंपल टाइप निकल जाएंगे तो वैसे ही निकलते हैं, लेकिन बहुत देखने में बहुत खतरनाक लगते हैं, देखने में बहुत ही डेंजरस लगते हैं। तो ये आपके इसमें पस बन जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो पस बन जाते हैं, इसको बोलते हैं पस्टुलर सोराइसिस। तो इसमें पस बनते हैं और जो निकलते रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें तकलीफ होने लगती, पेनफुल ये हो जाता है। अब बात करें नेक्स्ट जो सोराइसिस है आपकी एरिथ्रोमिक सोराइसिस। तो एरिथ्रोमिक सोराइसिस जो होता है ना, ये एक प्रकार का त्वचा को लाल और सूजन का कारण बनता है। तो ये नॉर्मल देखेंगे कि आपके कुछ जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है मान लीजिए, तो वहाँ पर रेडनेस बन जाते हैं और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। जो से कि आपका 6 वाला है सोराइसिस वो है आपका पेसोराइस्टिक अर्थराइटिस। तो इसमें क्या होता है ना कि ये एक प्रकार के जोड़ों में दर्द और सूजन का कारण भी बन जाता है। तो उसके वजह से कभी कभी अर्थराइटिस की वजह से भी आपको सोराइसिस होने के चांसेस रहते हैं, ये मोस्टली बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आपके जोड़ों में दर्द और सूजन के कारण भी बनता है। जैसे आप महिलाओं में अक्सर करके जो आप मान के चलिए 50 से 60 वर्ष की उम्र में है तो उनको कमर में दर्द सूजन की वगैरह से तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट कभी कभी होते हैं ना सोराइसिस के रूप में उनके शरीर पे दिखने लगते हैं। अब बात करें नेल सोराइसिस की, तो नेल सोराइसिस का ज़्यादातर प्रभाव आप इसके नाम से ही जान जाते हैं कि इसका प्रभाव नाखूनों पे ज़्यादा होता है, जिससे वो पीले मोटे या फिर टूटने लगते हैं। तो नेल सोराइसिस का मतलब है कि वो अक्सर करके टूट जाते हैं या फिर कभी कभी देखेंगे आपको कि आपकी स्किन पे सोराइसिस निकला रहेगी जिनके उनके नेल पे भी हो जाते हैं, मतलब उनके नेल काफ़ी काले बन जाते हैं, टूटने लगते हैं, काफ़ी उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा उसमें ये मतलब चोट लग जाती है तो टूट जाते हैं या फिर पीले पड़ जाते हैं या फिर वो काले पड़ जाते हैं। तो वो नेल सोराइसिस के सिम्टम है, आप उसको अपने डॉक्टर से दिखा के उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब बात करें स्कैल्प, तो स्कैल्प सोराइसिस, स्कैल्प से आप समझ सकते हैं कि वो स्कैल्प पे निकलने वाले हैं जो, तो ये सोराइसिस सिर की त्वचा को प्रभावित करता है जिससे खुजली स्कैलिंग होती है। तो आपके सर पे खुजली होने लगती है। तो स्कैल्प सोराइसिस एक पर्टिकुलर एरिया उसका स्कैल्प है, वहीं पे जाके आपको खुजली, तो आपके बालों के बीच में खुजली होने लगती है, काफ़ी रेसेस बनने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है आपको स्कैल्प सोराइसिस में। जैसे कि अब बात करें सोराइसिस की कमी से क्या होता है। देखिए सोराइसिस किसकी कमी से होता है, आपका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई सोराइसिस हो रहा है बट किसकी कमी से हो रहा है। बॉडी में कोई चीज़ की कमी तो होगी तभी तो हो रहा है सोराइसिस। तो इसका एक ही है कि सोराइसिस का सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन के कारण होता है। सोराइसिस सबसे बड़ा सफ़ेद या हल्का रंग की त्वचा वाले लोगों में होता है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। ये सभी लिंगों को समान रूप से प्रभावित करती है। तो देखिए सोराइसिस किसी में भेदभाव नहीं करता है, ये किसी भी इंसान को हो सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर एडल्ट हो या फिर ओल्डेस्ट हो या फिर सीनियर सिटीजन हो। तो किसी भी एज में ये हो सकता है आपको, लेकिन जो बताया गया कि ये सोराइसिस की कमी से, तो इसका कोई सटीक आपको बताया नहीं गया है कि इसके वजह से, इस कमी की वजह से या फिर इस मिनरल्स की या फिर इस विटामिन्स की कमी से। लेकिन ये है कि आपकी या तो जेनेटिक है या तो आपके जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है उसके वजह से भी आपको सोराइसिस होने के चांस रहते हैं। लेकिन यही है कि अगर आपको हुआ तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, उसका आपको वहाँ पे क्लीन अप ज़्यादा करना है, उसको इन्फेक्टेड एरिया को बचाना है ताकि उसके बैक्टीरिया वगैरह से। और सबसे बड़ा इलाज अगर एक बोले तो मैं उसको सबसे बड़ा और नॉर्मल इलाज है जो कि आपको फ्री में सोराइसिस के होने वाले वो मैं लास्ट में बताऊंगी। लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे देखते सोराइसिस में क्या क्या परहेज करना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई
आपके मिनरल्स या फिर आपके खान पान की वजह से तो हो रहा है, लेकिन क्या इसमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसकी बात करें तो इसमें क्या है, आपका जो सोराइसिस में परहेज करने के योग्य खाद्य पदार्थ बहुत से उच्च कैलोरी, मतलब सबसे ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें आप खा रहे हैं तो उसको आपको अवॉइड करना है। तो उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को वजन बढ़ाने और मोटापे या मधुमेह या शुगर और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। देखिए, अगर आप वैसे ही आपको ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, काफ़ी अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वैसे भी आपको डायबिटीज़ या फिर आपके वेट गेन के चांसेस बनते हैं, या फिर आपके हार्ट के पेशेंट या फिर हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं, ये सभी को पता है। तो वो चीज़ें आपको सोराइसिस में अवॉइड करना ही है। लेकिन वे सूजन पैदा करने वाले होते हैं। सूजन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ की कई श्रेणियां हैं जो सोराइसिस के लक्षणों को भी बदतर बना सकती हैं। तो देखिए, अगर जो सूजन है, इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी को में पहुंचा रहे हैं या फिर स्वेलिंग हो रही, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि वो चीज़ें सोराइसिस को और भी बढ़ा सकती हैं, आपकी प्रॉब्लम और क्रिएट कर सकती हैं। अब बात करते हैं सोराइसिस के लिए कौन सा फल अच्छा नहीं होता है। तो लोग जो फ्रूट लेते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं या फिर जो भी हैं, तो कोई ना कोई फ्रूट लेते होंगे। तो कुछ होते हैं कि सोराइसिस में फ्रूट नहीं लेने चाहिए, तो हम उन फ्रूट को देखने वाले। तो सोराइसिस के लिए कौन सा फल अच्छा नहीं है, तो हम उसको देखने वाले हैं। तो कभी कभी एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण सोराइसिस के लक्षण और ज़्यादा खराब हो सकता है। खट्टे फल जैसे अंगूर, संतरे, नींबू और आम एलर्जी कारक होते हैं। तो सोराइसिस में आपको ज़्यादातर खट्टे चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए या फिर उसको नहीं खाना चाहिए। जैसे आपके अंगूर आ जाएंगे, जो खट्टे अंगूर होते हैं उनकी बात हो रही है, और संतरे आ जाएंगे आपके, या फिर आपके नींबू आ सकते हैं। तो आपके उसमें नींबू आ सकते हैं। और आम तरह की जो आम भी आप नहीं खा सकते, क्योंकि जब वो खट्टा कच्चा आम जो आप बोलेंगे उसको नहीं खा सकते हैं। यदि आपका अनुभव करते हैं कि खट्टे फल के लक्षणों को ट्रिगर कर रहा है, तो देखें कि क्या उन्हें अपने आहार से हटाने की आपकी त्वचा में सुधार होता है। देखिए, एक पर्टिकुलर तो ये है कि आप खट्टे चीज़ ना खाएं, उससे एलर्जी आपकी और बढ़ती है। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि अगर खट्टे चीज़ परहेज करने से अगर आपके सोराइसिस में सुधार हो रहा है, या फिर सोराइसिस कम हो रहा है, या फिर वो घट रहा है, या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप उसको ज़रूर अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं, अगर उससे आपको, जैसे कोई ठंडी चीज़ें खा ली आपने, तो उससे सोराइसिस आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप उसको ना खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए रिएक्ट कर रही है, तो आप उसको ना खाएं। अगर कोई चीज़ आप खा रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, अगर उससे आपकी जो सोराइसिस वो कम हो रही है, तो बिल्कुल उसको आप एक डाइट की तरह अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं, तो सोराइसिस के थोड़ा कम चांसेस होते हैं, तो आप उसको ज़रूर डाइट में अपने शामिल करें, क्योंकि आपके चांसेस रहते हैं कि आपके उससे भी ठीक हो सकते हैं। कुछ सोराइसिस होते हैं जो कि 4 से 5 दिन में या फिर 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सोराइसिस होते हैं जो 6 से लेकर 7 महीने में तक ठीक हो सकते हैं। लेकिन कुछ सोराइसिस होते हैं, कुछ ही लोगों को देखते होंगे आप, उनकी सोराइसिस जो है कि वो 4 साल से 5 साल तक भी चल सकती है, 5 साल के बाद ठीक हो सकती है। तो इसका कोई चांस नहीं है कब ठीक होने वाला है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके डाइट पे और आपके हेल्थ पे कि कितना आप उससे प्रिवेंट करते हैं अपने आप को। ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका देखने वाले हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि ट्रीटमेंट, इसका जो ट्रीटमेंट कोई मोस्टली आप कुछ भी करें, तो आप कोई भी क्रीम लगा लें अक्सर करके, तो वो आपका एक आज ठीक हो जाएगा, कल फिर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका कोई पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट नहीं है सोराइसिस का। सोराइसिस में ये है कि आपको योगा करना है, योगा करते रहिए, अपने बॉडी को हेल्दी रखिए। और दूसरा जो तरीका है, आपको अपना डाइट को सही करना है। और तीसरा जो है आपको एक डाइट सही करने के साथ साथ आपको एक माइंडसेट, एक हेल्दी माइंडसेट और एक अच्छे इन्वायरमेंट में आपको रहना पड़ेगा उसमें। और दूसरा चीज़ है कि जहाँ भी आपको सोराइसिस हुआ है वहाँ की क्लीनिंग आपको करना पड़ेगा। अब बात करें इसमें ट्रीटमेंट की, अगर आपको लगता है कि नहीं अब मेडिसिन अगर आप कोई लेना चाहते हैं,
तो एक आपका है सोरेनियम आपका 200 CH में आपका पड़ जाएगा। एक आपका एक क्रीम आ जाएगा, सोरिएंट क्रीम है, जो कि ये आपको सुबह शाम को लगाना है। एक मटर के दाने की तरह एक छोटा सा पिंच लेके लगाना है। लेकिन अब उसकी मैं देसी ट्रीटमेंट जो मैं बताने जाने वाली हूँ आपको, सबसे देसी और आपको अच्छा जो ट्रीटमेंट है, जो आपको ना खाना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको 90% तक चांसेस हैं कि वो आपको उसमें राहत दे सकती है। एक देसी ट्रीटमेंट मैं बताने जा रही हूँ आपको सोराइसिस में, जो कि काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है आपको सोराइसिस को डिक्रीज़ करने में। तो आपका ये है कि नीम सभी लोग देखे होंगे, आपके सभी लोग के घर में होगा या फिर आसपास में होगा। तो नीम की पत्ती लेना है आपको और उसको बॉईल करके आपको उससे आपको वहाँ की जहाँ भी आपको सोराइसिस हुआ है वहाँ पे उसको धुलना है। जैसे आप डेटॉल लगाते हैं, बट वहाँ पे सोराइसिस के कंडीशन में आप डेटॉल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सोराइसिस की चांसेस है वो और भी इंक्रीज हो सकती है। तो आपको नीम के पानी को बॉईल करके उसको धुलना है, जिससे आपको काफ़ी रेस्ट मिल सकता है इसमें। लेकिन जो सेकेंड तरीका है आपको, वो नीम की पत्तियों का अगर आप पेस्ट बनाकर भी लगाते हैं, लगाने के बाद 5 से 6 मिनट या फिर आधा से 1 घंटा भी छोड़ देते हैं, तो आपको काफ़ी राहत मिलती है। आपको अलग से कोई क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।